दुनिया की शुरुआत में जब भगवान ने इंसानों को बनाया तो उनकी गाइड के लिए उन्होंने विचेस को भी जन्म दिया और उन्हें अपनी शक्तियों का हिस्सा दिया। विचेस ने भी हमेशा इंसानों का भला किया और उनका साथ निभाया, मगर वक्त बदला और वही इंसान उन विचेस के दुश्मन बन गए। एक विच ने तो मरते वक्त उन्हें ये श्राप तक दे दिया कि उनका अंत भी बिल्कुल ऐसा ही बुरा होगा। इसके बाद हमारी नजर पड़ती है आइस विच क्लोई मॉर्गन और उसके स्टूडेंट अडोनिस पर, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। रास्ता न मिलने पर अडोनिस अपना स्मार्टफोन निकालता है, जिसे देखकर क्लोई उस पर गुस्सा होने लगती है, पर अडोनिस बताता है कि ये फोन उसने खुद बनाया है और इससे आर्मी उन्हें कभी ट्रैक नहीं कर पाएगी। जब वो अपनी ज्यादा ही तारीफ करने लगता है तो क्लोई उसे एक जोर का मुक्का जड़ देती है और खुद मैप चेक करने लगती है। क्लोई को रास्ता मिल तो जाता है, पर अडोनिस थोड़ा दुखी था। वो सवाल करता है कि हमें अपना देश क्यों छोड़ना पड़ रहा है। क्लोई उसे समझाती है कि ये सब उसके विच होने की वजह से हो रहा है। रीडिया का राजा बहुत ही क्रूर है और उसने वहाँ के लोगों के दिल में विचेस के लिए नफरत भर दी है, इसलिए अब उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि रीडिया एम्पायर के सोल्जर्स ने उन्हें घेर लिया। अडोनिस उन पर हमला करने ही वाला होता है, पर क्लोई उसे रोक देती है क्योंकि वो जानती थी कि अडोनिस अभी अपने मैजिक को संभाल नहीं सकता। क्लोई खुद अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उन सारे सोल्जर्स को वहीं ढेर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर गेथ को जब ये पता चलता है कि क्लोई उनके हाथ से निकल गई है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपनी भड़ास मैसेंजर पर निकालता है और ऑर्डर देता है कि किसी भी कीमत पर क्लोई को मेरे कदमों में लाकर खड़ा करो। उधर क्लोई ने सबको हरा दिया था, पर अडोनिस गुस्से में था क्योंकि क्लोई ने उसे लड़ने का मौका नहीं दिया। वो अपनी एक बड़ी सी तलवार समन करता है और कहता है कि वो उन्हें अकेले देख सकता था। अडोनिस आगे कहता है, तुम्हें लगता है मैं इंसान हूँ, इसलिए अपने ही लोगों को नहीं मारूंगा। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर क्लोई इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक सोल्जर की मशीन ये सब कुछ लाइव ट्रांसमिट कर रही है। तभी अचानक उनके ऊपर एक अजीब सी ग्रीन लाइट गिरती है। ये फिजिकल टेलीपोर्टेशन था, एक ऐसी पावर जो विचेस के पास भी नहीं थी। इसके बाद उस अजीब रोशनी के जरिए वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ रीडिया एम्पायर में राजा अपनी जनता के सामने एक जोरदार भाषण दे रहा था। वो कहता है कि एक वक्त था जब हम इन विचेस के भरोसे जिया करते थे, पर अब हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि हमें इनकी रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है इन विचेस का नामो निशान मिटाने का और इस दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करने का। राजा की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद भीड़ खुशी से पागल होकर चिल्लाने लगती है। तभी अचानक वही टेलीपोर्टेशन वाली लाइट सीधे राजा के दरबार के बीचों बीच गिरती है और सब देखते हैं कि क्लोई और अडोनिस वहाँ पहुँच चुके हैं। अडोनिस को समझ आ जाता है कि वो फांस चुके हैं, इसलिए वो तुरंत हमला करने की तैयारी करता है ताकि क्लोई को वहाँ से निकलने का मौका मिल सके। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहाँ तैनात सैनिकों ने उसे दबोच लिया। क्लोई चिल्लाकर कहती है कि अगर तुमने अडोनिस को नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ मौजूद एक एक इंसान को खत्म कर दूंगी। लेकिन क्लोई की इतनी ताकत देखने के बाद भी राजा के चेहरे पर डर का एक निशान तक नहीं था। जैसे ही क्लोई अपना जादू चलाने की कोशिश करती है, उसका मैजिक अचानक फेल हो जाता है। दरअसल जमीन के नीचे एक लाल रंग की मशीन छुपी थी जो विचेस की पावर को ब्लॉक कर रही थी। ये तमाशा देखकर वहाँ खड़ी जनता क्लोई का मजाक उड़ाने लगती है। अडोनिस भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर उस डिवाइस के आगे उसका जादू भी काम नहीं करता। राजा बड़े घमंड से कहता है कि अब विचेस का दौर खत्म हो चुका है। इसके बाद वो क्लोई की बेइज्जती करते हुए उसे एक जोरदार चांटा मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ती है। अडोनिस उसे बचाने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स उसे फिर से पकड़ लेते हैं। राजा अडोनिस को खत्म करने का हुक्म देता है। ये सुनकर क्लोई सहम जाती है। वो राजा के सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगती है। वो झूठ बोलती है कि उसने अडोनिस को किडनैप किया था और उसे अपना गुलाम बनाकर रखा था। वो कहती है, इस बेगुनाह लड़के को छोड़ दीजिए, इसके बदले आप मेरी जान ले लीजिए। क्लोई की ये बातें सुनकर अडोनिस सन्न रह जाता है। वो फिर से पागलों की तरह अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर सब बेकार जाता है। जब राजा क्लोई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब क्लोई आखिरी बार अडोनिस की तरफ देखती है। वो उसे हर चीज के लिए शुक्रिया कहती है और अपने बीते हुए पलों को याद करते हुए बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी राजा की गोली चलती है और क्लोई वहीं दम तोड़ देती है। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद क्रूर सैनिक उसके बेजान शरीर पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। अडोनिस अपनी आंखों के सामने ये सब होते देख सदमे में चला जाता है। हद तो तब हो जाती है जब राजा क्लोई का कटा हुआ सिर पूरी भीड़ को दिखाने लगता है। अडोनिस का दिल दुख और बेइंतहा गुस्से से भर जाता है। वो वहीं खड़ा रहता है और कहता है कि वो इस राजा को और यहाँ मौजूद हर एक इंसान को तड़पा तड़पा कर मारेगा। इस खौफनाक मंजर के पूरे 10 साल बीत जाते हैं। कहानी अब रीडिया की एक जेल में पहुंचती है, जहाँ 2 औरतें रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए आपस में लड़ रही थीं। तभी वहाँ डोरोका नाम की एक लड़की आती है और बड़े प्यार से अपनी ब्रेड उन्हें देने की बात करती है, लेकिन वो लालची औरतें उसका सारा खाना छीन लेती हैं। ये देखकर डोरोका की सहेली अन्ना उससे पूछती है, क्या तुम बिना खाए रह पाओगी? डोरोका उसे दिखाती है कि वो अभी भी पूरी तरह जोश में है और उसे फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अन्ना उससे पूछती है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में भी तुम दूसरों का भला करने के बारे में कैसे सोच सकती हो? आज सारी विचेस खत्म हो चुकी हैं और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आगे
आगे बढ़ रही है, फिर भी ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हमें पता चलता है कि ये दोनों असल में प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। अपनी सहेली को परेशान देखकर डोरोका एक पपेट शो की मदद से अन्ना के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जेल के गार्ड्स आ धमकते हैं और कैदी नंबर 218 को बुलाते हैं। ये सुनकर दोनों की रूह कांप जाती है, क्योंकि आज तक उस सेल से जो भी बाहर गया है वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। गार्ड्स असल में अन्ना को ले जाने आए थे, पर डोरोका चतुराई से अन्ना का नंबर अपनी शर्ट पर लगा लेती है और उसकी जगह खुद जाने का फैसला करती है। अन्ना बेबस होकर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि डोरोका ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी है। गार्ड्स डोरोका को सीधा जेल के वार्डन के पास ले जाते हैं, जो उसे बताता है कि अब कैदियों को गुलामों की तरह बेचा जा रहा है। वो अपनी घटिया हरकतें जारी रखता है और डोरोका के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है, पर तभी डोरोका मौका देखकर उसकी उंगली पर जोर से काट लेती है और उसका फोन छीनकर वहाँ से भाग निकलती है। वो उस मोबाइल का इस्तेमाल करके जेल के सभी सेल्स के दरवाजे खोल देती है। देखते ही देखते चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और गार्ड्स के लिए इतने सारे कैदियों को काबू करना नामुमकिन हो जाता है। भागते भागते डोरोका एक खास सेल के पास जा पहुंचती है। उसे वहां देखकर गार्ड्स के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस काल कोठरी में वो लड़का कैद था जिसे 10 साल पहले पकड़ा गया था, सबसे ताकतवर विच का इकलौता स्टूडेंट। गार्ड्स डोरोका को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और दोबारा उस दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, अंदर से एक शख्स बाहर आता है जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। वो अपने शरीर पर जकड़ी भारी जंजीरों को तिनके की तरह तोड़ देता है। उसके चेहरे पर 10 साल का गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे देखते ही गार्ड्स की हालत खराब हो जाती है। अडोनिस पलक झपकते ही एक गार्ड को मौत के घाट उतार देता है। दूसरा गार्ड उसे गोली मारने की कोशिश करता है, पर अडोनिस फुर्ती से उसकी गन छीनकर उसे ही मोड़ देता है और उसे ढेर कर देता है। डोरोका बुरी तरह डर जाती है जब अडोनिस उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी गन चला देता है, पर अडोनिस ने उसे नहीं बल्कि उसकी हथकड़ियों को निशाना बनाया था ताकि वो आजाद हो सके। पूरी जेल में तबाही मची हुई थी और इसी बीच नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर यामाटो को इस हंगामे की खबर मिलती है। वो अपने एग्जीक्यूटिव को सब कुछ संभालने का हुक्म देता है और वो भी इस काम के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। हालांकि यामाटो की बहन यूकी को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हर चीज को मजाक में लेता था। पर यामाटो उसे समझाता है कि फिक्र मत करो, अगर उसे एग्जीक्यूटिव बनाया गया है तो जरूर उसमें कोई खास बात होगी। वार्डन की तो बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि अडोनिस के सेल को खोलने की परमिशन तो उसके खुद के फोन में भी नहीं थी, तो फिर डोरोका ने उसे ओपन कैसे कर दिया। और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि वहाँ से अडोनिस का मैजिक पेन भी गायब था। दूसरी तरफ पूरे 10 साल के बाद अडोनिस पहली बार अपने मैजिक का जलवा दिखाता है। वो एक बुलेट फायर करता है और मैजिक से उसका साइज इतना बड़ा कर देता है कि वो सीधे एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। अडोनिस के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अब इस देश के बर्बाद होने का वक्त आ गया है। इसी बीच हाउ वहाँ मौजूद सारे कैदियों को मार रहा था कि तभी उसे इस हमले की खबर मिलती है, पर वहाँ जाने से पहले वो उस वार्डन को भी खत्म कर देता है। डोरोका भी किसी तरह बाहर आ जाती है, पर जब वो देखती है कि अडोनिस ने क्या तबाही मचाई है तो उसे पछतावा होने लगता है कि उसने किसे आजाद कर दिया। अडोनिस वहाँ से निकलते हुए याद करता है कि कैसे उसकी मास्टर कभी नहीं चाहती थी कि वो बदले की राह पर चले, पर उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक बहुत बड़ा रोबोट समन करता है जो अपने आसपास की हर चीज को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। एक ऑफिसर को जब इस अटैक की रिपोर्ट मिलती है तो उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, पर तभी अचानक उनकी बिल्डिंग के अंदर एक कार घुस जाती है और अंदर बैठे ड्राइवर की तो डर के मारे हालत खराब थी। ऑफिसर को लगता है कि वो कोई पागल है, पर जब उसकी नजर बाहर जाती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यूकी और यामाटो ये सब दूर से देख रहे थे और उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ अडोनिस ही कर रहा है। यामाटो कहता है कि उन्हें अपने मैजिक सप्रेशन डिवाइस का यूज करना चाहिए, पर दिक्कत ये थी कि वो 10 साल से बंद पड़ा था तो किसी को नहीं पता था कि वो काम करेगा भी या नहीं। पूरे शहर में इमरजेंसी लगा दी जाती है और उस जायंट रोबोट को खत्म करने के लिए टैंक्स बुलाए जाते हैं। वो उस रोबोट पर फायर तो करते हैं, पर उनका निशाना चूक जाता है। अडोनिस उनसे लड़ने के लिए पूरी बिल्डिंग तोड़ देता है और उसके मलबे को उन टैंक्स के ऊपर फेंकने लगता है। अडोनिस चिल्लाकर कहता है, अगर किसी इंसान को मैजिक यूज करना है तो उसे पहले उसे ढंग से समझना होगा। जब मैं उस जेल के अंदर बंद था, मैंने एक दिन भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। इसके बाद अडोनिस अपने मैजिक से 2 बड़ी बड़ी गन्स निकालता है। वो गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने मेरी मास्टर को मारा था ना, तो अब तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो आसपास के सभी लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर उसकी गोलियों से कोई नहीं बच पाता। अडोनिस पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि ये सब नजारा कितना सुंदर है। बदला लेते वक्त भी अडोनिस के दिल में वो सुकून नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। दूसरी तरफ हाउ की नजर अडोनिस पर पड़ती है, जो उस वक्त अपने विशाल रोबोट के हाथ में खड़ा था। यामाटो तुरंत अपने फाइटर जेट्स को हमले का हुक्म दे देता है। वो रोबोट पर मिसाइल्स की बारिश कर देते हैं, पर इस अंधाधुंध हमले की चपेट में मासूम लोग भी आने लगते हैं। तभी एक बड़ी सी बिल्डिंग एक छोटे बच्चे पर गिरने वाली होती है, पर ऐन वक्त पर डोरोका वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। इन बिगड़ते हालातों को देखकर डोरोका का दिल भर आता है और वो खुद से वादा करती है कि वो ये सब कुछ ठीक कर देगी। महल
के अंदर एम्परर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसे एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था जिसका कोई इलाज नहीं था। क्या ये वाकई भगवान का कोई श्राप था? पर इतना सब होने के बाद भी उसे विचेस के कत्लेआम का कोई अफसोस नहीं था। उसके हिसाब से इंसानियत की तरक्की के लिए उनका मरना जरूरी था। जंग के मैदान में एडोनिस कहर बरसा रहा था। वो एक बड़े से हेलीकॉप्टर को तिनके की तरह नीचे गिरा देता है और जमीन पर मौजूद सोल्जर्स को बड़ी आसानी से धूल चटा देता है। उसका मैजिक उन सब के लिए एक काल बन चुका था। वो एक सोल्जर को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। वो सोल्जर मरते मरते कहता है, हमें तुम्हें भी उन विचेस के साथ ही मार देना चाहिए था। एडोनिस जवाब देता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डोरोका आ जाती है। डोरोका चिल्लाकर कहती है, तुमने पहले ही इतने मासूमों की जान ले ली है, क्या तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा? पर एडोनिस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो उस सोल्जर की गर्दन मसल देता है। उसका मकसद अब सिर्फ और सिर्फ इस देश का खात्मा था। डोरोका उसे याद दिलाती है कि अगर आज क्लोई यहाँ होती तो वो उसे कभी ऐसा करने नहीं देती। ये सुनकर एडोनिस भड़क जाता है और कहता है, तुम मेरी मास्टर के बारे में जानती ही क्या हो? उनका नाम लेकर मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तब डोरोका उसे बताती है कि दुनिया की सबसे महान विच ने अपने सबसे अजीज स्टूडेंट का नाम एडोनिस रखा था और ये बात हर विच जानती है। एडोनिस सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि विचेस अब भी जिंदा हैं। वो गुस्से में पूछता है, अगर तुम लोग जिंदा थे तो तुमने मेरी मास्टर को क्यों नहीं बचाया? डोरोका उससे माफी मांगती है और एक ऐसी बात कहती है जो एडोनिस के होश उड़ा देती है कि वो क्लोई को फिर से जिंदा कर सकते हैं। एडोनिस को पहले तो यकीन नहीं होता, पर डोरोका समझाती है कि वो इस देश में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि एडोनिस को ढूंढ सके और उसकी यादों के जरिए क्लोई को वापस ला सके। एडोनिस उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, पर जैसे ही उसकी नजर डोरोका के चेहरे पर पड़ती है वो रुक जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल उसकी मास्टर जैसा लग रहा था। एडोनिस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डोरोका अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और बड़े प्यार से कहती है कि अब वो अकेला नहीं है। पर तभी एक गोली की आवाज गूंजती है और डोरोका को शूट कर दिया जाता है। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि हाउ था, जो इस बात से झुंझलाया हुआ था कि उसका निशाना चूक गया और वो एडोनिस को नहीं मार पाया। इसके बाद हमें डोरोका का पास दिखाया जाता है, जब इंसानों ने उसके गांव पर अचानक हमला कर दिया था और वो एक एक करके सारी विचेस को खत्म कर रहे थे। एक विच उसे समझाती है कि ये इंसान बिना किसी चेतावनी के हमला कर देते हैं। डोरोका हैरान होकर पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों? हमने तो कभी इनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। पर असल में वो लोग उनसे लड़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि एक मशीन उनके मैजिक को पूरी तरह ब्लॉक कर रही थी। वहाँ मिया नाम की एक विच डोरोका से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और जाकर हमारे लीडर को ये सब बता दो। डोरोका चाहती थी कि मिया भी उसके साथ चले, पर मिया की हालत बहुत खराब थी और वो मरने की कगार पर थी। डोरोका वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है और पीछे से सारे सोल्जर्स मिया को घेर कर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वापस प्रेजेंट में एडोनिस जख्मी डोरोका के पास जाता है और कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस ये बताओ कि मैं क्लोई को वापस जिंदा कैसे कर सकता हूँ। डोरोका उसे कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी सोल्जर्स फिर से उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एडोनिस तो बच जाता है, पर उन गोलियों की वजह से डोरोका की मौत हो जाती है। अब एडोनिस चारों तरफ से सोल्जर से घिर चुका था। वो अपने मैजिक से उनकी सारी बुलेट्स को हवा में ही रोक देता है और उन्हें वापस घुमाकर उन्हीं सोल्जर्स पर चला देता है। दूर खड़ा हाउ फिर से एडोनिस पर निशाना लगाता है, पर एडोनिस उसकी गोली को भी हवा में रोक लेता है और मैजिक से उसका साइज बड़ा करके वापस हाउ की तरफ भेज देता है। वो गोली इतनी जबरदस्त थी कि हाउ का आधा शरीर कटकर अलग हो जाता है। दूसरी तरफ यूकी उस मैजिक सप्रेशन डिवाइस के पास पहुंच जाती है। उसे लगता है कि एक बार ये मशीन चालू हो गई तो एडोनिस का खेल खत्म हो जाएगा, पर वहाँ मौजूद साइंटिस्ट उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि वो इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूकी जब वजह पूछती है तो थेटा यामाटो को कॉल करके पूरा सच बताती है। वो कहती है कि ये मशीन ऐसे जहरीले पार्टिकल्स निकालती है जिससे एक जानलेवा बीमारी फैलती है। यही वजह थी कि जो सोल्जर्स विचेस का शिकार कर रहे थे वो इतनी भयानक मौत मरे। इसका कुदरत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जब से विचेस मरी हैं, दुनिया का माहौल एकदम बदल गया है और अगर ये मशीन फिर से चली तो यहाँ कोई विच नहीं बची जो ओजोन लेयर और नेचर को ठीक कर सके। यहाँ तक कि राजा को भी ये बीमारी इसी मशीन की वजह से हुई है। यामाटो ये सब सुनकर यूकी को वहाँ से फौरन हटने के लिए कहता है, पर यूकी के सिर पर तो एडोनिस को रोकने का भूत सवार था। उसे लगता है कि इस डिवाइस के बिना एडोनिस को रोकना नामुमकिन है। बाकी सब उसे रोकने के लिए पीछे भागते हैं, पर इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, यूकी उस खतरनाक मशीन को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही वो मशीन चालू होती है, एडोनिस का मैजिक एकदम से गायब हो जाता है। यामाटो को तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब यूकी ने ही किया है। दूसरी तरफ लैब में रेडिएशन इतना ज्यादा था कि यूकी और थेटा की हालत बहुत खराब होने लगती है। यामाटो को यूकी की चिंता तो हो रही थी, पर थेटा उसे कहती है कि अभी उसका पूरा फोकस एडोनिस पर होना चाहिए। उधर
उधर राजा अपने इसी घमंड में था कि वो किसी इंसान से कभी नहीं हार सकता। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि अडोनिस को खत्म कर दो और सब उस पर अपनी गन्स तान लेते हैं। अडोनिस बेबस होकर अपने मैजिक पेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एक लड़की उसके पास पहुंच जाती है। उस वक्त एक बिल्डिंग गिरने की वजह से वहाँ इतनी धूल उड़ती है कि किसी को कुछ दिखना बंद हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर वो सोल्जर अडोनिस की गर्दन काट देती है। मरने के वक्त अडोनिस खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो हमेशा के लिए क्लोई के पास चला जाएगा। वो सोल्जर उसका कटा हुआ सिर सबको दिखाती है और आर्मी के लोग खुशी से झूमने लगते हैं, लेकिन यामातो उन्हें शांत रहने को कहता है। उसका मानना था कि अभी जश्न मनाने का नहीं बल्कि बॉडी को हटाने और घायलों की मदद करने का वक्त है। यामातो को पता चलता है कि अडोनिस को मारने वाली लड़की एक नई रिक्रूट है। वो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि वो यूकी को ढूंढने पर ध्यान दे। थेटा और यूकी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा फिर से अपना भाषण देना शुरू कर देता है। वो इस सारी तबाही का दोष अडोनिस पर डालता है और कहता है कि उसे पछतावा है कि उसने अडोनिस को पहले क्यों नहीं मारा। वो लोगों को तसल्ली देता है कि उनका एम्पायर सबसे पावरफुल है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम क्लास में एक स्टूडेंट ईरी को देखते हैं जो राजा की स्पीच सुन रही थी। टीचर बताता है कि हमले में कुछ स्टूडेंट्स मारे गए हैं पर क्लास चलती रहेगी। एक लड़की एरी के पास आकर कहती है कि वो जानती है उस दिन क्या हुआ था। एरी कहती है कि मेरी जगह कोई और होता तो वो भी वही करता। एरी अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड को याद करने उस जगह जाती है जहां हमला हुआ था। वो गवर्नमेंट से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उनकी लापरवाही से ये सब हुआ। वो अपने बॉयफ्रेंड से माफी मांगती है क्योंकि डर के मारे वो उसे छोड़कर भाग गई थी। वहीं रेई नाम की लड़की अडोनिस की फोटो देख रही थी और उसे वो पसंद आने लगा था। तभी उसे डेप्यूटी डायरेक्टर गॉर्जस देख लेता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी रिपोर्ट नहीं करेगा, पर जैसे ही ईरी वहाँ से जाती है वो अपने आदमी को फोन करके उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है और बताता है कि तबाही वाली जगह पर सारा चेकिंग का काम पूरा हो चुका है। वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी चार्म उन्हें एक चौंकाने वाली खबर देती है। जांच के बाद पता चला था कि जिस बॉडी को वो अडोनिस समझ रहे थे वो नकली है। इसका मतलब था कि अडोनिस अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है। उधर अडोनिस बहुत ज्यादा दर्द में था और कुछ लड़कियों ने उसे संभाल रखा था। उन्हें लग रहा था कि एक इंसान के लिए ये ट्रांसफर झेल पाना बहुत मुश्किल काम है। तभी वहाँ फिलिया आती है और अपने जादुई टच से अडोनिस के दिमाग को शांत करती है। होश आने पर अडोनिस को सब याद आता है और वो देखता है कि उसकी अपनी ही लाश उसके सामने पड़ी है। असल में उस लड़की ने रेप्लिकेशन स्पेल के जरिए अडोनिस का एक हमशक्ल क्लोन बनाया था। वो लड़की अपना नाम अन्ना बताती है और कहती है कि वो डोरोका के साथ ही यहाँ आई थी। उनका सबसे बड़ा मकसद अडोनिस को वहाँ से सही सलामत बाहर निकालना था। इसके बाद अडोनिस का पूरा शरीर पट्टियों से ढक जाता है और वो उड़कर एक अनजानी जगह पर पहुँच जाता है। इन पुरानी बातों को याद करके अडोनिस काफी इमोशनल हो जाता है। वो चलने की कोशिश करता है पर उसके पैर साथ नहीं देते। तभी फिलिया आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, एक इंसान होकर भी तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। लेकिन अडोनिस को अभी भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। वो पूछता है मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो। फिलिया जवाब देती है कि वो सब विचेस हैं और ये विचेस का अपना किंगडम है। अडोनिस अभी भी चलने की हालत में नहीं था, इसलिए एक विच उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर महल की सैर कराने लगती है। रास्ते में जो भी विच मिलती वो अडोनिस का शुक्रिया अदा करती क्योंकि वो उनके हक के लिए लड़ रहा था। वो लोग कहती हैं कि अगर तुम नहीं होते तो हम क्लोई को वापस लाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अडोनिस देखता है कि उस जगह पर सारी विचेस बड़े सुकून से अपनी जिंदगी जी रही हैं। फिर उसे उनकी रानी फिलिया के पास ले जाया जाता है। अडोनिस उनसे सवाल करता है कि वो क्लोई को कैसे जानती हैं। फिलिया बताती है कि इस देश में ऐसी कोई विच नहीं है जो क्लोई को न जानती हो। वो सबसे ताकतवर और दयालु थी, पर उसे इस देश से बाहर निकाल दिया गया था। अडोनिस गुस्से में पूछता है उसे निकाला गया था या आप लोगों ने उसे निकाल दिया क्योंकि उसने एक इंसान को अपना स्टूडेंट चुना था। इसके बाद फिलिया उसे उसका मैजिक पेन वापस कर देती है। अडोनिस उम्मीद भरी नजरों से पूछता है कि क्या आप सच में क्लोई को दोबारा जिंदा कर सकती हैं? फिलिया कहती है कि विचेस कभी झूठ नहीं बोलती, जिसे सुनकर अडोनिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद अडोनिस को एक बड़ा सच पता चलता है कि ये विचेस धरती पर नहीं बल्कि चांद पर रहती हैं। फिलिया ने वहाँ एक ऐसा देश बसाया है जिसे कोई देख नहीं सकता और न ही वहाँ कोई बिना इजाजत आ सकता है। आखिर में वो उसे मीटो नाम का एक जादुई पेड़ दिखाती है। फिलिया उसे बताती है कि असल में विचेस को जिंदगी यही पेड़ देता है और यह पूरी दुनिया का आखिरी पेड़ बचा है। बाकी के सारे पेड़ इंसानों ने विचेस के साथ ही जलाकर राख कर दिए थे और अब सिर्फ यही एक पेड़ है जो विचेस को जन्म दे सकता है। फिलिया समझाती है कि अगर हमने तुम्हारी और क्लोई की यादों को इस पेड़ के फल के अंदर सील कर दिया तो शायद हम उसे फिर से जिंदा कर सकें। वो आगे कहती है कि अडोनिस का मैजिक पेन उसकी इमेजिनेशन पर चलता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसी की मदद से वो अपनी यादें उस फल में डाल सकता है। फिलिया उसे तैयार होने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ अन्ना आती है जो काफी गुस्से में थी और वो अडोनिस को सुनाती है कि उसे बचाने के चक्कर में उन्होंने डोरोका जैसी साथी को खो दिया है। लेकिन अडोनिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाने लगता है। वो अन्ना के मुंह पर कह देता है कि पता नहीं तुम विचेस हम इंसानों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो, क्योंकि असल में तुम लोग क्लोई को सिर्फ अपने फायदे के लिए वापस लाना चाहती हो। अन्ना
अन्ना ये सुनकर दंग रह जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ डोरोका ने अडोनिस को सच बताया था कि ये विचेस क्लोई का इस्तेमाल करना चाहती हैं। डोरोका ने उसे वार्निंग दी थी कि क्लोई के जिंदा होते ही वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाए, क्योंकि इंसानों के लिए ये जगह किसी जेल से कम नहीं है। विचेस इंसानों को टेलीपोर्ट करके यहाँ लाती हैं ताकि उन्हें गुलाम बनाकर रख सकें और इंसानों को ही आपस में लड़वा सकें। विचेस क्लोई को सिर्फ इसलिए वापस चाहती हैं क्योंकि सिर्फ वही वो खास मैजिक पेन बना सकती है। अन्ना रोने लगती है और अडोनिस से मिन्नत करती है कि वो यहाँ से न जाए और उनकी मदद करे, वरना डोरोका और बाकी विचेस की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। अडोनिस कहता है, मैं यहाँ आया हूँ तो क्लोई को जिंदा तो जरूर करूंगा, पर याद रखना अगर वो तुम्हारे खिलाफ गई तो तुम सब मेरी दुश्मन बन जाओगी। इसके बाद हम मीटो के जादुई पेड़ के पास पहुँचते हैं जहाँ फिलिया और बहुत सारी विचेस इस रिचुअल के लिए तैयार थीं। वो अपनी जादुई ताकतों से वहाँ एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनाती हैं। अडोनिस आगे बढ़ता है और क्लोई के साथ बिताई अपनी सारी यादें उस फल के अंदर भरने लगता है। वो याद करता है कि क्लोई के साथ वो कितना खुश था। उसे वो दिन भी याद आता है जब उसने गलती से क्लोई को नहाते हुए देख लिया था और उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान देखे थे। अडोनिस को अपना स्टूडेंट बनाने की वजह से क्लोई को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी थी, क्योंकि इंसान तो उसके दुश्मन थे ही, पर विचेस भी उसके खिलाफ हो गई थी। ये सब याद करते हुए क्लोई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्लोई ने रोते हुए कहा था कि अडोनिस ही वो वजह है जिसके लिए वो अब तक जी रही है, वरना उसने कब की अपनी जान दे दी होती। पर जब अडोनिस सारी यादें फल के अंदर भर देता है तब एक बड़ा झटका लगता है। वहाँ क्लोई नहीं बल्कि डोरोका खड़ी थी। अडोनिस ने क्लोई को फिर से जिंदा करने से मना कर दिया था। अडोनिस मन ही मन कहता है कि माफ कर देना क्लोई, पर मैं तुम्हें फिर से इस घटिया दुनिया में लाकर इंसानों और विचेस के हाथों परेशान होते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद वो क्लोई की यादों को समेटकर खुद पर मेमोरी रिप्लेस स्पेल चला देता है। वहाँ खड़ी सारी विचेस डोरोका को देखकर हक्का बक्का रह जाती हैं। डोरोका को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे पक्का याद था कि वो मर चुकी है। पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, वो मारे शर्म के लाल हो जाती है। अडोनिस उसके पास जाकर उसे कपड़े देता है और कहता है कि टेंशन मत लो, तुमने रेडिया एम्पायर में मेरी जान बचाई थी, मैं बस वही एहसान उतार रहा हूँ। ये देखकर सारी विचेस भड़क जाती हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि क्लोई वापस आ सके, पर अडोनिस ने उन्हें धोखा दे दिया। फिलिया गुस्से में एक डरावनी हंसी हंसती है और पूछती है कि इतना सब करने के बाद वो उन्हें धोखा कैसे दे सकता है। बाकी विचेस चिल्लाने लगती हैं कि ये इंसान कभी क्लोई से प्यार करता ही नहीं था, आखिर है तो ये एक मतलबी इंसान ही। फिलिया डोरोका से पूछती है कि उसने अडोनिस को क्या पट्टी पढ़ाई थी। अडोनिस गरजकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये मेरा खुद का फैसला था। अडोनिस की ये अकड़ देखकर फिलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी अचानक अडोनिस के चारों तरफ अजीब सी लाइट्स चमकने लगती हैं। उन्हें देखकर फिलिया घबरा जाती है और पूछती है कि ये क्या नया ड्रामा है। अडोनिस कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस एक पुराना कैदी हूँ। वो अपने शरीर से एक चिप निकालता है और तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिससे उस जादुई पेड़ में आग लग जाती है। अब दुनिया में नई विचेस कभी जन्म नहीं ले पाएंगी। अडोनिस कहता है कि अब इंसानों का शिकार मैं अकेले ही करूंगा। असल में उस पेड़ को उड़ाने वाला यामाटो था जो अडोनिस की चिप को ट्रैक करते हुए वहाँ तक पहुँच गया था। तभी वहाँ टेलीपोर्ट होकर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। यामाटो कहता है कि बहुत हो गया अडोनिस, तुम्हारी और इन विचेस की कब्र मैं यहीं खोद दूंगा। अडोनिस पलटकर कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो, मैंने ही तुम्हें यहाँ आने का न्योता दिया है। एक विच पानी से आग बुझाने की कोशिश करती है, पर तभी पलक झपकते ही उसका सिर कटकर गिर जाता है। फिलिया समझ जाती है कि अब जंग शुरू हो चुकी है। वो अपनी विचेस को लड़ने का हुक्म देती है और सब अपनी बैटल वाली ड्रेस पहन लेती हैं। दूसरी तरफ यामाटो एडोनिस पर हमला करता है, पर एडोनिस जादुई फुर्ती से उसकी गन छीन लेता है और उसी पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से यामाटो का बैटल सूट बुरी तरह डैमेज हो जाता है। एडोनिस उसे और भी शूट करने वाला होता है, पर तभी पीछे से डोरोका उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। मैदान में जंग और भी खतरनाक हो जाती है। एक विच अपने खास स्पेल से सोल्जर्स को क्रिस्टल के अंदर कैद कर लेती है, तो वहीं दूसरी विच अपने सिर पर लगे सांपों की मदद से दुश्मनों का सफाया करने लगती है। रानी फिलिया भी अपना जलवा दिखा रही थी। वो सोल्जर्स को हवा में उड़ा देती है। सोल्जर्स उस पर गोलियां तो चलाते हैं, पर एक भी बुलेट उसे छू तक नहीं पाती। वो उन सबको एक जादुई बॉल में बदल देती है और एक झटके में मसल कर रख देती है। फिलिया को लग रहा था कि वो ये लड़ाई आसानी से जीत जाएंगी, पर तभी वहाँ इंसानों का एक नया स्क्वाड आ धमकता है। वो आते ही कई विचेस को मार गिराते हैं। फिलिया समझ जाती है कि जब तक आखिरी विच जिंदा है, ये इंसान यहाँ आना बंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ धरती पर बैठे लोग ये सब लाइव देख रहे थे और हैरान थे कि विचेस अब तक जिंदा कैसे हैं। उन्हें तो 10 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। तब थेटा खुलासा करती है कि जंग के वक्त जिन कैप्सूल्स में भरकर विचेस की बॉडीज को स्पेस में फेंका जा रहा था, शायद उन्हीं के जरिए कुछ विचेस चांद तक पहुंचने में कामयाब हो गईं। ये सुनकर सब भड़क जाते हैं कि इतना बजट खर्च करने के बाद भी नेशनल इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। फ्लैशबैक में हमें यामाटो का दर्द दिखाया जाता है। वो देखता है कि उसकी बहन यूकी की हालत बहुत खराब है। वो याद करता है कि यूकी हमेशा उसके साथ रही, उसे पेपर वर्क पसंद नहीं था, फिर भी वो सिर्फ अपने भाई के लिए वाइस डायरेक्टर बनी। यामाटो गुस्से में खुद से वादा करता है कि एडोनिस ने जो किया है उसकी सजा
वो उसे अपने हाथों से देगा। वापस प्रेजेंट में यामातो अपने बैटल सूट की पावर को 500% कर देता है। अब भले ही वो जख्मी था पर उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वो अडोनिस को एक ऐसा पंच मारता है कि वो उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। दोरोका जब अडोनिस को संभालने आती है तो यामातो गरजते हुए कहता है कि तुम्हारी नजरें अडोनिस पर नहीं मुझ पर होनी चाहिए। विचेस का साथ देने की सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। यामातो के मन में बस एक ही बात थी कि ये लड़ाई खत्म करके वो अपनी बहन के साथ चैन की जिंदगी बिताएगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एंटी विच स्लैश हमला करता है। ये हमला इतना जोरदार था कि फिलिया के साथ साथ वहाँ मौजूद लगभग सभी विचेस मारी जाती हैं। अडोनिस तो इस वार से बच निकलता है पर डोरोका इसकी चपेट में आने ही वाली थी कि तभी अन्ना वहाँ आ जाती है। अन्ना अपने रेप्लिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करके डोरोका को तो बचा लेती है पर वो खुद को नहीं बचा पाती। वो डोरोका की तरफ देखकर बस एक आखिरी मुस्कान देती है और अगले ही पल अन्ना का सिर भी धड़ से अलग हो जाता है। चारों तरफ विचेस की लाशें बिछी हुई थी और पूरा इलाका उनके खून से लाल हो गया था। डोरोका बेबस होकर उन लाशों के बीच बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ धरती पर चल रही लाइव फीड अचानक बंद हो जाती है। यामातो सबको मैसेज भेजता है कि उसने लगभग सारी विचेस का सफाया कर दिया है और अब बस अडोनिस को खत्म करके वो जल्द ही वापस लौटेगा। अडोनिस हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने मैजिक से एक पावरफुल आर्मर तैयार करता है और यामातो से भिड़ जाता है। वो अपनी मुट्ठी को जादू से और भी ताकतवर बनाता है और एक जोरदार प्रहार करके यामातो की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। साथ ही उसकी छाती पर सीधा हमला करता है। लेकिन यामातो भी हार नहीं मानता। वो अडोनिस का हाथ पकड़ लेता है और टूटी हुई ब्लेड को फिर से जनरेट करके अडोनिस पर पलटवार करता है। कुछ ही विचेस बुरी तरह डरी हुई थी। फिलिया उन्हें हौसला देने की कोशिश करती है पर विचेस के पास अब उम्मीद की कोई वजह नहीं बची थी। उनका आखिरी माइटो ट्री जल चुका था जिसका मतलब था कि अब न तो नई विचेस पैदा होंगी और न ही किसी मरे हुए को वापस लाया जा सकेगा। तभी एक हिम्मत वाली विच खड़ी होकर कहती है कि उन्हें अडोनिस का साथ देना चाहिए। पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, पीछे से एक सोल्जर उसे मार गिराता है। यामातो अपनी तलवार को जमीन में धंसाकर एक बहुत बड़ा बवंडर पैदा करता है जिससे अडोनिस पीछे हट जाता है। मौका मिलते ही यामातो तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार अडोनिस के सीने के पार कर देता है। पर अडोनिस ने पहले ही एक खतरनाक प्लान बना रखा था। वो मैजिक से एक विशाल तलवार समन करता है जिससे यामातो का एक हाथ कटकर अलग हो जाता है। यामातो अपने सूट की मदद से तुरंत खून बहना रोकता है और अडोनिस को खत्म करने के लिए अपनी तलवार उठाता है। तभी डोरोका उसे रोकने के लिए जोर से चिल्लाती है। सोल्जर्स ने अपनी गन डोरोका पर तान रखी थी पर वो बिना डरे उनके सामने से चलते हुए आगे बढ़ती है। डोरोका यामातो के पास जाकर उसका नाम पूछती है। यामातो उसे अपना नाम बता तो देता है पर खुद हैरान रह जाता है कि उसने एक दुश्मन को अपना नाम क्यों बताया। ये देखकर अडोनिस हंसने लगता है और डोरोका से कहता है कि वो यामातो को मार डाले। यामातो डोरोका से कहता है कि वो अपना मैजिक हटाकर उसे आजाद कर दे, लेकिन डोरोका कांपते हाथों से उसे एक डील ऑफर करती है। वो कहती है कि अगर वो अपना स्पेल हटा ले तो यामातो को वादा करना होगा कि वो अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ से चला जाएगा और कभी वापस नहीं लौटेगा। अडोनिस ये सुनकर भड़क जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? इसने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और इतनी विचेस को मारा है और तुम इससे समझौता कर रही हो। यामातो डोरोका का मजाक उड़ाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो नफरत से कहता है, विचेस बुरी होती हैं और मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन की आज ये हालत हुई है। डोरोका उसे याद दिलाती है कि 10 साल पहले उसने खुद कितने मासूमों का खून बहाया था और आज भी वही कर रहा है। ये सुनकर यामातो के पैर ठिठक जाते हैं। डोरोका कहती है कि विचेस ने कभी इंसानों का बुरा नहीं चाहा, बल्कि इंसानों ने ही बिना वजह उनका शिकार शुरू किया। ये सारी तबाही इंसानों की मशीन्स और लालच की वजह से है, विचेस की वजह से नहीं। यामातो अभी भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था तो डोरोका अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करती है। वो उसकी यादों को बदल देती है और उसे एक ऐसा बचपन दिखाती है जहाँ सब उससे नफरत करते थे और सिर्फ डोरोका ही थी जिसने उसका ख्याल रखा। यामातो पूरी तरह उसके बस में आ जाता है और कहता है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन अडोनिस के अंदर का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी तलवार सीधे यामातो के सिर के पार कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है, मुझे सिर्फ बदला चाहिए और किसी भी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर वो डोरोका से कहता है कि तुम्हारा मैजिक बहुत ताकतवर है, चलो साथ मिलकर सारे इंसानों का नामो निशान मिटा देते हैं। दूसरी तरफ महल में एक सिपाही राजा को खबर देता है कि मून पर जंग चल रही है। राजा को बाकी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो बस ये जानना चाहता था कि क्या सारी विचेस मारी गईं? नेटवर्क टूटने की वजह से सिपाही पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह पाता, पर राजा को खुश करने के लिए कह देता है कि आज सब खत्म हो जाएंगे। जब राजा सुनता है कि अडोनिस भी वहीं है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद राजा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम खुश तो हो ना? वो उसे गले लगाकर पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने सारी विचेस को खत्म कर दिया। वहाँ खड़ा सिपाही ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसे लगता है कि राजा पागल हो गया है। तभी एक बड़ा राज खुलता है। राजा की पत्नी असल में खुद एक विच है। उसने अपने लव मैजिक से राजा को वश में कर रखा था और उसी के जरिए अपनी ही बिरादरी का कत्लेआम करवाया था। अब जब उसका मकसद पूरा हो गया तो वो राजा से ठंडेपन से कहती है, अब तुम मर सकते हो। राजा अभी भी उसके जादू के असर
खतर में था, इसलिए वो बिना सोचे छत के किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। सिपाही उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर राजा को सिर्फ अपनी पत्नी का हुक्म सुनाई दे रहा था। गिरने से पहले राजा गिनाने लगता है कि उसने अपनी पत्नी की खातिर टेक्नोलॉजी को कितना आगे बढ़ाया और कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। क्वीन बड़े आराम से उसे नीचे कूदने को कहती है। राजा नीचे छलांग लगा देता है और उसका शरीर एक नुकीली चीज पर जाकर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सिपाही को अब समझ आ चुका था कि ये रानी एक विच है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रानी उस सिपाही पर भी अपना जादू चला देती है और उसे हुक्म देती है कि वह जाकर सबको बताए कि राजा का पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह शिरासागी को बुलाती है, जो वहीं पीछे खड़ा था। रानी पूछती है कि क्या उसे राजा की मौत से कोई दिक्कत है। शिरासागी बिना किसी पछतावे के कहता है कि बिल्कुल नहीं, वह तो अपनी जरूरत से ज्यादा ही जी गया। उस विच का नाम डोरथिया है। वो बताती है कि उसका लव मैजिक सिर्फ मर्दों को कंट्रोल कर सकता है, औरतों पर नहीं, इसलिए विचेस उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। इसी डर से उसने राजा को अपने वश में किया और 10 साल पहले सारी विचेस का शिकार शुरू करवाया। अब उसके रास्ते का हर कांटा साफ हो चुका था, पर डोरथिया का मकसद दुनिया पर राज करना नहीं है, वह किसी और को तलाश रही है। वहाँ कुछ पुरानी फोटोज दिखती हैं जिनमें अडोनिस जैसा ही एक इंसान था, बस उसके बाल लाल थे और उसके पास भी वैसा ही एक जादुई पेन था। दूसरी तरफ चांद पर एडोनिस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ बचे हुए सारे सोल्जर्स को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। दोरोका को ये खून खराबा बर्दाश्त नहीं होता और वह उसे रुकने के लिए कहती है, पर अडोनिस किसी की सुनने को तैयार नहीं था। दोरोका उसे धमकी देती है कि अगर वह नहीं रुका तो वह उस पर अपना मैजिक चला देगी। अडोनिस तुरंत उसके सामने आ खड़ा होता है और ठंडेपन से कहता है, अगर तुम्हें दोबारा मरने का शौक है तो चला लो अपना जादू। उसकी आंखों में मौत देखकर दोरोका सहम जाती है और कुछ नहीं कर पाती। सारे सोल्जर्स को खत्म करने के बाद अडोनिस यामाटो की लाश के पास जाता है। वह यामाटो के चेहरे की खाल उतार देता है और उसकी आवाज में एम्पायर को मैसेज भेजता है कि जंग जीत ली गई है और उन्हें वापस टेलीपोर्ट किया जाए। लेकिन लैब में बैठी थेटा को कुछ शक होता है। वह फौरन पहचान जाती है कि वह उसका भाई यामाटो नहीं है। अडोनिस अपना नकाब हटा देता है और दोरोका को जबरदस्ती पकड़ लेता है। उसे पता था कि दोरोका का मैजिक बहुत काम का है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। दोरोका उसे एक जोरदार छांटा मारती है और पूछती है, क्या क्लोई ये सब देखकर खुश होती? इससे पहले अडोनिस कोई जवाब दे पाता, एम्पायर का टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। रानी फिलिया को अब समझ आता है कि ये सब अडोनिस का ही प्लान था। वह विचेस के खात्मे का फायदा उठाकर अपना रूप बदलकर चुपके से एम्पायर के अंदर घुसना चाहता था। टेलीपोर्ट होते वक्त अडोनिस बहुत धीमी आवाज में मरी हुई विचेस से माफी मांगता है। इधर धरती पर आर्मी के लोग गन्स लेकर टेलीपोर्टेशन सर्कल के सामने तैयार खड़े थे। जैसे ही मशीन चालू होती है, वो अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, पर वहाँ कोई नहीं निकलता। तभी उन्हें खबर मिलती है कि टेलीपोर्टेशन की लोकेशन आखिरी वक्त पर बदल दी गई है और अडोनिस का सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका है। एक बड़े से रेगिस्तान में अडोनिस और दोरोका अकेले रह जाते हैं। अडोनिस आसमान में चमकते सितारों की तरफ इशारा करते हुए दोरोका को बताता है कि वो लोग वापस धरती पर आ चुके हैं। उसका प्लान साफ था। वह सबसे पहले रीडिया एम्पायर को घुटनों पर लाना चाहता था और अपने इस हमले की शुरुआत वह छोटे शहरों और गांवों को तबाह करके करने वाला था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग चांद से टेलीपोर्ट हो रहे थे। उस वक्त दोरोका ने अडोनिस से मिन्नत की थी कि वो बाकी विचेस की मदद करे, लेकिन अडोनिस का पूरा ध्यान सिर्फ टेलीपोर्टेशन की लोकेशन बदलने पर था ताकि वो सीधे एम्पायर के बिछाए जाल में न फंसे। प्रेजेंट में अडोनिस तुरंत अपने हमले की तैयारी करने लगता है, पर दोरोका उसे टोकते हुए कहती है कि वो वापस उन विचेस के पास जाना चाहती है। अडोनिस चिढ़कर कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? वो सब पहले ही मर चुकी हैं। लेकिन दोरोका पलटकर जवाब देती है, पागल मैं नहीं, तुम हो जो बदले की आग में अंधे हो चुके हो। इस पर अडोनिस अपने जादुई पेन से दोरोका को उसकी ही यादें दिखाता है कि कैसे उसने यामाटो को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला। दोरोका भावुक होकर कहती है कि वो अडोनिस से मिलने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वो क्लोई का स्टूडेंट था। उसे लगा था कि अडोनिस इंसान और विचेस के बीच फिर से शांति ला पाएगा, पर अब उसे समझ आ गया है कि वो गलत थी। दोरोका पूछती है, अगर तुम ऐसे ही मार काट करते रहे तो ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। आखिर तुम और कितनी जाने लोगे? अडोनिस गुस्से में कहता है, क्लोई की जान की कीमत इन सबकी जान से कहीं ज्यादा थी, इन्हें तो मरना ही होगा। तभी दोरोका उसके ऊपर कूद जाती है और उसे समझाती है कि अगर वो सिर्फ बदले के पीछे भागता रहा तो वो भी उन्हीं जालिम इंसानों जैसा बन जाएगा जिन्हें वो मारना चाहता है। लेकिन अडोनिस का तर्क अलग था। उसे लगता था कि अगर उसने बदला लेना छोड़ दिया तो इस दुनिया से क्लोई का नामो निशान ही मिट जाएगा। तभी अचानक दोरोका की नजर अडोनिस के जख्मों पर पड़ती है। उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा था। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लाऊंगा, तो तब तक के लिए तुम जानते हो, सब्सक्राइब